नमस्ते, आस्था मैगजीन .न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मित सुजित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, राष्ट्रपति ने संसद भंग की, अगले चुनाव 90 दिन में होंगे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में रविवार को बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। प्रधानमंत्री इमरान खान को कुर्सी से हटाने की विपक्ष की कोशिश फिलहाल नाकाम हो गई है। असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अनुच्छेद 5 के तहत विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके लिए डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का हवाला दिया। इसके तुरंत बाद इमरान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। अब पाकिस्तान में अगले 90 दिन के अंदर आम चुनाव कराए जाएंगे। इमरान तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यूक्रेनी सैनिकों ने कई इलाकों पर फिर से कब्जा किया, रूसी सैनिकों पर बमबारी की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव और चेर्निहिव के आसपास के इलाकों पर यूक्रेनी सैनिक फिर से कब्जा कर रहे हैं और रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर देने के साथ ही उन पर बमबारी भी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने शनिवार रात देश को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन जानता है कि रूस के पास यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में अधिक दबाव बनाने के लिए सुरक्षा बल है। उन्होंने कहा, रूसी सैनिकों का लक्ष्य डोनबास और यूक्रेन के दक्षिण पर कब्जा जमाना है, जबकि हमारा लक्ष्य अपनी आजादी, अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा करना है। श्रीलंका में फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप आउट ऑफ सर्विस। कर्फ्यू के बाद सड़कों पर भी पसरा सन्नाटा। कर्फ्यू के बाद अब श्रीलंका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। रविवार को देश में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सर्विस हो गए। इंटरनेट पर निगरानी रखने वाली संस्था नेटब्लॉक्स ने इसकी जानकारी दी। वहीं राजधानी कोलंबो में कर्फ्यू लागू होते ही सड़कें खाली हो गई है, सभी दुकानें बंद हो गई है। चप्पे चप्पे पर आर्मी और पुलिस के जवान पहरा दे रहे हैं ताकि माहौल बिगड़े नहीं। श्रीलंका के संकट मोचक बनेंगे पीएम मोदी। अब तक 19,000 करोड़ रुपए की भेजी मदद। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के लिए भारत संकट मोचक बनकर सामने आया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बांग्ले ने बताया कि भारत इस साल जनवरी से अब तक श्रीलंका को 250 करोड़ डॉलर यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भेज चुका है। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के लिए भारत संकट मोचक बनकर सामने आया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बांग्ले ने बताया था कि भारत इस साल जनवरी से अब तक श्रीलंका को 250 करोड़ डॉलर यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भेज चुका है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका की मदद के लिए मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। संधाई में कोरोना से बीच सकती है लाशें, इस बार बच्चे भी बन रहे हैं शिकार। वुहान के बाद इस बार चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में कोरोना कहर छाने को बेताब है। यहाँ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चीन में बीते दिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए शहर में कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी गई है। गौरतलब है कि शंघाई में कोरोना कंट्रोल के नाम पर पहले से ही डबल स्टेज लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में अब लोगों का संयम भी जवाब देने लगा है। दरअसल यहाँ स्थानीय प्रशासन कोविड-0 पॉलिसी का लागू कर रहा है। चीन के शंघाई शहर की पहचान एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब की है। यहाँ दुनिया भर के व्यापार, ट्रेड से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता है। अमेरिका के सबसे वरिष्ठ सांसद ने की पीएम मोदी की प्रशंसा। कहा, रूस यूएस के बीच कर रहे शांति लाने का प्रयास। अमेरिका की संसद ने यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के बीच शांति कायम करने के प्रयास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। साथ ही उम्मीद जताई कि उनके प्रयास क्षेत्र में शांति बहाल करने में मददगार होंगे। भारत की यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोवा से कहा था कि भारत यूक्रेन संकट का हल करने के लिए शांति प्रयासों में किसी भी तरीके से योगदान देने के लिए तैयार है और उन्होंने युद्धरत देश में हिंसा पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान किया। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य कैरोलिन मेलोनी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, मुझे लगता है कि अभी वह यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत सकारात्मक उद्देश्य है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति देने से किया इनकार। उच्च न्यायालय ने एनजीटी और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में चलने के उद्देश्य से 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल कार के पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुसार क्षेत्रों में तय मानदंडों के अधीन वाहन के हस्तांतरण के लिए हमेशा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। अदालत ने कहा, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के मद्देनजर याचिकाकर्ता दिल्ली एनसीआर में चलने के उद्देश्य से 15 साल पूरे होने के बाद पेट्रोल वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण की मांग नहीं कर सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों खाते में आएगी बढ़ी हुई सैलरी और एरियर।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और एरियर का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच पिछले दिनों केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर साफ किया कि मार्च की सैलरी कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट होने के बाद डीए एरियर की बकाया राशि जारी की जाएगी। अब मार्च की सैलरी जारी होने के बाद कर्मचारियों के खाते में डीए एरियर की बकाया राशि जारी की जा सकती है। यानी अप्रैल महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आने वाली है। कोविड-19 इंसानों से जानवरों को चपेट में ले सकता है कोरोना। एनआईवी की निदेशक ने कही बड़ी बात। भारत में बायोमेडिकल रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था आईसीएमआर से जुड़े नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की निदेशक डॉक्टर प्रिया अब्राहम ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लोगों को जानवरों के संपर्क में आते समय अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी से कोविड वायरस जानवरों में पहुंच सकता है। एनआईवी की निदेशक डॉक्टर प्रिया ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि जानवरों से इंसानों में बीमारियां फैलने को जूनोसिस कहा जाता है, लेकिन रिवर्स जूनोसिस भी होता है। इसमें बीमारियों के वायरस इंसानों से जानवरों में पहुंचकर उन्हें संक्रमित करने लगते हैं। कश्मीरी पंडितों को ऐसे बचना है कि कोई उजाड़ न सके। डॉक्टर मोहन भागवत की बड़ी बात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ा बयान दिया। कश्मीरी पंडितों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब संकल्प पूर्ति का समय नजदीक है। अब की बार अपने मातृभूमि में ऐसे बसाने हैं कि फिर कोई उजाड़ न सके। सभी के साथ मिलजुल कर रहना है। तो कश्मीर फाइल्स को लेकर कही यह बात उन्होंने कश्मीरी हिंदू समुदाय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजा ललित तृतीय के इतिहास पर विस्तार से चर्चा की। वहीं उन्होंने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग द कश्मीर फाइल्स के समर्थन में है, कुछ इसे आधा सच कह रहे हैं। सरकार मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद कराए वरना तेज आवाज में बजेगा हनुमान चालीसा। राज ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे रमजान के मौके पर बड़ा बयान दिया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को मांग की कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद किए जाने चाहिए। राज ठाकरे के इस बयान के बाद सियासी घमासान मच सकता है। वाजिब पार्क में गुड़ी पाड़वा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, मस्जिदों में लाउडस्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं? अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर अधिक तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। WHO ने कोवैक्सीन की सप्लाई पर इस वजह से लगाई रोक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पुष्टि की है कि उनसे हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन की संयुक्त राष्ट्र खरीद एजेंसियों के जरिए आपूर्ति निलंबित कर दी है और कोविड-19 रोगी टीके प्राप्त करने वाले देशों को उचित कदम उठाने की सिफारिश कर रहा है। WHO ने कहा कि निर्यात के लिए उत्पादन निलंबित किए जाने के कारण कोवैक्सीन की आपूर्ति में बाधा होगी। अभी तक जोखिम के आंकलन से जोखिमी फायदे के अनुपात में बदलाव का संकेत नहीं मिला। 32 साल बाद फिर चमक उठा श्रीनगर का मंदिर। पूजा के लिए बड़ी संख्या में आए कश्मीरी हिंदू। कश्मीरी हिंदू हर साल नवरेह का त्योहार मनाते हैं, जो कि इस साल कुछ खास रहा। करीब 32 सालों के लंबे इंतजार के बाद श्रीनगर में माता शारिका देवी मंदिर में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों ने पूजा की है। इस दौरान पूजा में शामिल होने वालों में वो लोग भी थे जो हिंसा के दौरान में पलायन के लिए मजबूर हुए थे। माता की भक्ति में शामिल हुआ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे अपने पिछले और नए अनुभवों को भी साझा कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित कैलेंडर के अनुसार नवरेह 9 वर्ष का पहला दिन होता है। कार्यक्रम में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी मुख्य अतिथि थे। आसमान में चमकदार चीज देखकर चौंके लोग। गुजरात के आसमान में दिखा आग का गोला। गुजरात में आसमान में एक चमकदार आकाशीय गोले जैसी चीज दिखी गई। आग के गोले जैसी ये चीज बहुत तेज गति से पृथ्वी की ओर आती देख लोग दहशत में आ गए। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्कापिंड या कोई तारा आसमान से नीचे उतर आया है। हालांकि खगोलविदों के अनुसार गिरता हुआ तारा पृथ्वी पर इतना नीचे नहीं आ सकता। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि यह अंतरिक्ष का मलबा हो सकता है। घटना के चश्मदीद ने बताया कि एक बिंदु दूर से आता दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे यह करीब आता गया, यह बड़ा और बड़ा होता गया, फिर वह गायब हो गया। रेप की वारदातों पर गुजरात के गृह मंत्री की राय। संघवी बोले, मोबाइल की अश्लील क्लिपों के कारण होते हैं ज्यादातर दुष्कर्म। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने रेप की बढ़ती वारदातों के लिए मोबाइल पर उपलब्ध अश्लील क्लिपों को जिम्मेदार ठहराया है। सूरत के सरसाना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंक है। हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसमें खुलासा हुआ कि कैसे मोबाइल फोन और जान पहचान वाले लोग रेप के लिए जिम्मेदार है।
दुष्कर्म का एक और बड़ा कारण यह है कि इनमें ज्यादातर आरोपी पहचान के लोग यानी कि पड़ोसी और परिवार के सदस्य ही होते हैं। संघवी ने कहा, हम रेप की घटनाओं के लिए हमेशा पुलिस को दोषी ठहराते हैं, जबकि हम केवल पुलिस को दोष नहीं दे सकते हैं। समाज में इस तरह की मानसिकता कैसे पैदा होती है, इसका अध्ययन करना चाहिए, न कि केवल बलात्कार जैसी घटना और दोष पुलिस विभाग पर छोड़ देना चाहिए। अगले 3 दिनों तक राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, चलेगी भीषण लू। देश के कई राज्यों में मार्च के महीने में ही लोगों को जून जुलाई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा। 121 साल के बाद सबसे गर्म मार्च देखा गया। अप्रैल में पारा और ऊपर चढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी है जहां लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुजरात में भी पारा ऊपर चढ़ेगा। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। राहुल गांधी 6 अप्रैल को अहमदाबाद में गांधी संदेश यात्रा की शुरुआत करेंगे। गुजरात के हर एक जिलों में से गुजरेगी यात्रा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी 6 अप्रैल को गुजरात पधार रहे हैं। ऐतिहासिक दांड मार्च के अंतिम दिन यानी कि 6 अप्रैल को राहुल गांधी साबरमती आश्रम पर ही गांधी संदेश यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर संपन्न होगी। कांग्रेस ने सेवा दल के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में निकलने वाली यह यात्रा गुजरात के हर एक जिलों सहित राजस्थान, हरियाणा से गुजरेगी और महात्मा गांधी जी के शांति संदेशों को उजागर करेगी। स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक यात्रा के क्षणों का उजागर किया जाएगा। पीएम मोदी 21 को फिर राज्य के दौरे पर। दाहोद में कार्यक्रम की तैयारियां शुरू। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस की ओर से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने डिनर का आयोजन किया, जिससे भाजपा के सभी विधायकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के स्थापना दिन 6 अप्रैल को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसकी सूचना भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दी गई है। इसकी सूचना भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दी गई है। चुनाव से पहले ही राज्य में प्रधानमंत्री का आवागमन बढ़ जाएगा। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आस्था मैगजीन.न्यूज। धन्यवाद।